स्टोरी शुरू होती है आयरिस नाम की लड़की के साथ। एक ऐसी औरत जो इंसोम्निया से स्ट्रगल कर रही है, यानी कि नींद न आने की बीमारी से। इसका कारण उसके बेटे की मौत है। ये सब कुछ तब होता है जब उसकी फैमिली एक हाइकिंग ट्रिप पर गई थी। ट्रिप पर उन सबसे एक गलती हो जाती है और वहीं उसका छोटा सा बेटा मैथ्यू वहाँ पहाड़ी से गिरकर मर जाता है। तब से आयरिस इस गिल्ट के साथ जी रही है। उसके मन में कॉन्स्टेंट फाइट चलती रहती है जो कभी खत्म नहीं होती। उसको बेचैनी, एंग्जाइटी बहुत होती है। उसका मन बोलता है कि अगर उसका बेटा उसी की गलती की वजह से मरा है तो उसकी बेचैनी भी वहीं जाकर मरकर खत्म होगी। ये ख्याल उसका दिमाग खा रहा है और वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो आज अपनी लाइफ खत्म कर देगी। सुबह सुबह बिना कोई आवाज किए वो बेड से उठती है। उसने देखा कि उसका हस्बैंड जाग न जाए। वो मैट का फेवरेट बोट वाला टॉय उठाती है, एक चाकू लेती है और घर पर अपना फोन छोड़कर निकल जाती है और वो वहीं पहुंच जाती है जहाँ मैट की डेथ हुई थी। उसने वहीं एक पेड़ के नीचे मैट का मेमोरियल बनाया था। मैट का बोट वाला टॉय वो उसकी फोटो के पास रख देती है और चाकू से पेड़ पर मैट का इनिशियल कार्व करने लगती है, क्योंकि जब ये लोग उस दिन हाइकिंग पर आए थे तब उस दिन आयरिस के हस्बैंड उस पेड़ पर उनके इनिशियल्स कार्व कर रहे थे। मैट वहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था। मैट ने कहा मैं 1 मिनट में लकड़ियाँ ले आऊंगा। आयरिस ने उसे टीज करते हुए उससे शर्त लगाई, तुम नहीं कर पाओगे। मैट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो लकड़ियाँ जल्दी जल्दी इकट्ठा करने चला जाता है। यही बोलकर आयरिस भी फ्लावर्स इकट्ठे करने चली गई और मैट 1 मिनट के चैलेंज की वजह से गलती से पहाड़ी से गिर जाता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। मैट का नाम पेड़ पर लिखने से पहले ही उसकी लाइफ खत्म हो गई थी। आज आयरिस वो पूरा कर रही थी, पर साथ ही वो कुछ गलत भी करने वाली थी। गिल्ट उसे खा रहा था। उसका मन ये कह रहा था कि उसने अपने बेटे को इनडायरेक्टली मार दिया। उसने अपने बेटे को चैलेंज किया था और उसी की वजह से मैट की डेथ हुई। ये वो सोचती है। उसे लगता है कि उसने अपने बेटे को खुद ही मौत के मुंह में ढकेल दिया था। आयरिस खुद के लिए जीने का हक खत्म कर चुकी थी। एक और प्रॉब्लम थी, वो रो भी नहीं पाई। वो चाह कर भी एक भी आंसू नहीं निकाल पाई। वो बस अंदर ही अंदर टूटे जा रही थी। फाइनली आयरिस डिसाइड करती है कि वो इस पेन का एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढेगी। उसे डर लग रहा था, पर उसने हिम्मत करके अपने आप को पहाड़ी के सामने खड़ा किया। बस एक और कदम लेना था और सब कुछ खत्म हो जाता। उसने अपनी एक आखिरी सांस ली, तभी उसके पीछे एक आदमी आ गया। उसका नाम रिचर्ड था। अब यहाँ से स्टोरी एक थ्रिलिंग मोड में चल पड़ती है। कौन है ये रिचर्ड? क्या वो आयरिस को बचाने के लिए आया है या उसका मोटिव कुछ और है? चलिए जानते हैं। आयरिस ने नोटिस किया कि रिचर्ड उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो एकदम साइलेंट थी, क्योंकि जब वो सब कुछ छोड़कर जा ही रही थी तो किसी को रिप्लाई करने का कोई हक बनता नहीं था। तभी रिचर्ड बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। वो कार रिचर्ड चला रहा था। क्लोई का मौत का गिल्ट उसके अंदर इतना गहरा था जितना कि आयरिस के अंदर मैट की मौत का था। जब रिचर्ड खुद को आयरिस के सामने खोल कर रख देता है तो आयरिस भी अपनी कहानी बताने लगती है। आयरिस को लगा कहानी बताने के बाद कि रिचर्ड उसे कूदने से रोकेगा, लेकिन रिचर्ड कुछ अनएक्सपेक्टेड जवाब देता है। वो बोलता है तुम्हें जो काम करना है करो, बस एक बार ये सुंदर दिन देख लो। इतनी बात करके वो चला जाता है। रिचर्ड की बात आयरिस का मन बदल देती है, लेकिन बस अभी के लिए। दोनों वापस अपनी गाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। यहाँ से स्टोरी एक नया ट्विस्ट लेती है। आयरिस जब अपनी कार में बैठने लगती है तो उसने देखा कि रिचर्ड की कार का प्लेसमेंट उसके दरवाजे को ब्लॉक कर रहा है। आयरिस एक्सपेक्ट कर रही थी कि रिचर्ड कार को रिवर्स करेगा, लेकिन रिचर्ड कार से निकलता है और उसके हाथ में एक अम्ब्रेला होता है। मौसम तो बिल्कुल साफ था, तो अम्ब्रेला लाने का रीजन समझ नहीं आया, लेकिन अम्ब्रेला वो एक एक्चुअली में स्टन डिवाइस होता है। उसने आयरिस को उससे शॉक दिया और वो बेहोश हो गई। जब आयरिस की आंखें खुली तो उसने खुद को रिचर्ड की कार के पीछे पाया, जहाँ रिचर्ड ने उसे बांधा हुआ था। रिचर्ड उसे जंगल के अंदर ले जा रहा था। आयरिस फोन से हेल्प करने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन उसके पास उसका फोन ही नहीं था और वहाँ पर सिग्नल भी नहीं था। रिचर्ड उसे एक रिलैक्स स्माइल के साथ देख रहा था, जैसे कि वो उसका हर मूव प्रेडिक्ट कर रहा हो। रिचर्ड एक सन की सीरियल किलर था। उसने मैट का टॉय आयरिस के सामने रख दिया। रिचर्ड के मुताबिक सारी प्लानिंग रिचर्ड के अकॉर्डिंग ही थी, लेकिन वो एक चीज नहीं देख पाया। आयरिस के पास छुपा हुआ एक छोटा सा चाकू भी था। आयरिस चुपचाप उस चाकू को निकालती है और अपने हाथ में बंधी हुई रस्सी काटने लगती है। वो रिचर्ड के साथ बात करने लगती है ताकि काटते वक्त ज्यादा आवाज न आए। रिचर्ड भी बातों में इन्वॉल्व हो जाता है और अपना प्लान बता देता है। वो बताता है कि जंगल के अंदर मेरा कैबिन है, हम पूरा वीकेंड वहीं रहेंगे। कैबिन में रहने के बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। वो बोलता है कि तुम पहली नहीं हो जिसको मैंने मारा है। ये बातें सुनते सुनते आयरिस अपने हाथ को फ्री कर लेती है और रिचर्ड पे सडन अटैक करती है। कार एक पेड़ से टकरा जाती है। टकराने के बावजूद आयरिस को अभी तक कोई निशान या फिर कोई गहरी चोट नहीं हुई, लेकिन सीट बेल्ट पहना हुआ रिचर्ड को इंजरी हो गई। आयरिस ने कार से निकलने की कोशिश की, पर रिचर्ड उस पर जंप कर लेता है। उसके रिस्पॉन्स में आयरिस ने सीट बेल्ट खींचकर उसका गला दबा दिया, लेकिन रिचर्ड ने अपने आप को फ्री कर लिया और दोनों कार से बाहर गिर गए। इस स्ट्रगल के बाद आयरिस अपने पैर फ्री करके भागने लगी। उसने मैट का टॉय अपनी जेब में रखा और जंगल की तरफ
तरफ वो निकल पड़ी। रिचर्ड उसके पीछे पीछे आ रहा था और बोलता है, तुम यहाँ तो मरने आई थी, अब भाग क्यों रही हो? वो भाग ही रही होती है, तभी हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है। रिचर्ड बोलता है, मैंने तुम्हारे अंदर एक पैरालाइजिंग एजेंट को इंजेक्ट किया है। अगले 20 मिनट में तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे फेल होने लगेगी। पहले हाथ फेल होंगे, फिर पैर, और फिर तुम बोल भी नहीं पाओगी। जो करना है कर लो तब तक। आयरिस ये सुनकर जंगल में भागने लगी, क्योंकि भागने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि वो रिचर्ड के हाथों मरे। चलते चलते उसका चाकू गिर गया, पर अभी भी वो रुक नहीं सकती थी। रिचर्ड एक साइको की तरह रिलैक्स्ड होकर उसका पीछा कर रहा है। कुछ ही देर में आयरिस का हाथ पैरालाइज्ड हो गया और इससे आयरिस को यकीन हो जाता है कि रिचर्ड सच बोल रहा है। आयरिस अपनी वॉच का टाइमर सेट कर लेती है। उसके पास सिर्फ 20 मिनट थे सर्वाइवल के लिए। फिर आयरिस के पैर भी अब लगभग सुन होने लगे थे। फिर वो किसी तरह अपने आप को खींचते खींचते आगे चलती है। कुछ ही मिनट बाद उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो सिर्फ रेंग कर चल पा रही थी। पीछे से रिचर्ड उसका पीछा कर रहा था, तैयार था कि जैसे ही वो रुकेगी वो उसे उठा के ले जाएगा अपने कैबिन में। आयरिस एक जगह छुपने की कोशिश करती है। जब उसकी नजर एक छोटी सी झाड़ी के पीछे गई, वो उसमें जाकर छुप गई, लेकिन ये उसका आखिरी गलत कदम होता है। झाड़ी में छुपने के बाद उस पर चींटियां चढ़ गईं। पहले तो आयरिस ने उन्हें बर्दाश्त किया, पर जब चींटियां उसकी नाक और उसके कान के अंदर गईं, तो वो जोर से चीखी। उसकी चीख ने रिचर्ड को बता दिया कि वो कहाँ छुपी है। रिचर्ड जैसे ही उसके पास आने लगा, आयरिस ने अपनी बची कुची ताकत लगाकर पास की नदी में कूदने की कोशिश की। नदी के तेज धार के चक्कर में उस पर एक अलग खतरा था, पर वो उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। पानी के साथ साथ बहते हुए वो किनारे तक पहुंच गई, जहां उसने फिर से रेंगना शुरू कर दिया। 20 मिनट बीत चुके थे और अब आयरिस लगभग बेजान हो गई थी। उसकी आवाज भी जा चुकी थी और सांस भी लेना मुश्किल हो रहा था। वो एक मैदान के पास पहुंच गई, जहां एक आदमी बिल घास काट रहा था। आयरिस उम्मीद कर रही थी कि उसको बिल देख ले। बिल समझदार था और उसने देख लिया, और जब वो उसके पास गया, उससे उसने क्वेश्चंस किए। आयरिस कुछ भी बोल नहीं पाई। बिल सोचता है कि ये एक्चुअली किसी बड़ी मुसीबत में है और उसको लेकर बिल अपने कैबिन के अंदर चला जाता है। आयरिस ने किसी तरह अपनी स्टोरी बिल को समझाना चाहा, अपनी पलकें झपकाकर। एक बार झपकाना मतलब हाँ और दूसरी बार झपकाना मतलब ना। बिल क्वेश्चंस पूछता गया और वो पलक झपकाती रही। बिल पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर रिचर्ड आ जाता है, जो एक्टिंग करते हुए बोलता है, मेरी वाइफ कहीं खो गई है, हमारी कार क्रैश हो गई है, क्या तुमने मेरी वाइफ को देखा है कहीं? बिल को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वो बोलता है, तुम बाहर रुको। रिचर्ड ने एक्टिंग शुरू कर दी। उसने अपना नाम एंड्रयू बताया और कहा, मेरी वाइफ को मेंटल इश्यूज है, मैं नहीं चाहता कि पुलिस आए क्योंकि वो मेरी वाइफ को मुझसे दूर ले जाएंगे। उसने ये भी बोला कि कभी कभी वो कैटाटोनिक हो जाती है, वो हिल डुल नहीं सकती उसमें। बिल रिचर्ड पर यकीन करने लगा, लेकिन तभी रिचर्ड का फोन बजा, जिसके बारे में रिचर्ड ने पहले बोला था कि वो कहीं खो गया है। बिल को सब समझ आ गया कि रिचर्ड झूठ बोल रहा है। बिल ने रिचर्ड से बोला, तुम जाकर अपनी वाइफ को ढूंढ लो, पर रिचर्ड समझ गया था कि बिल कुछ छुपा रहा है। उसने बिल को धमकाया, लेकिन बिल ने अपनी सूझबूझ को यूज किया और उसने बोला कि तुम्हारी वाइफ बाहर शेड में है। जैसे ही रिचर्ड शेड की तरफ गया, बिल ने उस पर अटैक कर दिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हुई। बिल रिचर्ड पर भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर रिचर्ड के हाथ एक चाकू लग गया और रिचर्ड ने बिल को वहाँ पर मार दिया। रिचर्ड ने वहाँ रखा हुआ एक गैस कैन उठाया और कैबिन में आग लगा दी, लेकिन आयरिस अभी भी उसी कैबिन के अंदर थी। रिचर्ड ने उसको अभी तक ढूंढा नहीं था, वो पैरालिसिस में थी, वो भी आग में जलने वाली थी। लेकिन तभी आयरिस धीरे धीरे पैरालिसिस के असर से बाहर आने लगी। उसकी उंगलियां अब हिलने लगी थी। आयरिस से जैसे तैसे कैबिन के अंदर से ब्लाइंड्स को हिलाने की कोशिश की, ताकि रिचर्ड उसे बाहर से देख ले। रिचर्ड ने देखा कि अंदर कैबिन में कुछ हलचल हो रही है। वो कैबिन के अंदर गया और उसे आयरिस मिल गई। आयरिस को रिचर्ड ने बिल के ट्रक में रख दिया और वो चलाकर वो गैस स्टेशन जाने लगा। ट्रक में आयरिस बिल्कुल हेल्पलेस सी पड़ी थी, लेकिन अब उसका दिमाग तेज चल रहा था। रिचर्ड ड्राइव करते करते उससे बोला, तुम्हारी वजह से मैंने पहली बार किसी आदमी को मारा है, तुम सोच भी नहीं सकती ये सब कुछ मेरे लिए कितना पर्सनल है। तभी रिचर्ड का फोन बजता है। आयरिस के लिए एक शॉक आता है, क्योंकि फोन की दूसरी तरफ एक छोटी मासूम लड़की की आवाज थी। वो बोलती है कि पापा आप कब आओगे? आयरिस की आंखों में एक अलग सा गुस्सा और डर मिक्स हो गया था। ये आदमी कैसा एक लविंग फादर होने के नाटक कर सकता है, जब वो हर वीकेंड किसी न किसी की जिंदगी खराब करता है और फिर वो मार देता है। रिचर्ड एक गैस स्टेशन पे रुकता है। उसका प्लान क्लियर था, जल्दी से फ्यूल भरो और आयरिस को कैबिन तक ले जाओ, क्योंकि अब वहाँ वक्त खत्म हो चुका था। पर ये वक्त आयरिस के लिए भी एक मौका था। आयरिस पूरी कोशिश करती है कि उसकी कोई मदद करे, और तभी आयरिस के सामने एक बच्चा आ गया, जो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। उस बच्चे की इनोसेंस को देखकर आयरिस को अपने बेटे मैथ्यू की याद आ गई। उसका दिल भर आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। बच्चा समझ नहीं पाया, पर उसकी माँ तुरंत समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने आयरिस को एक अजीब नजर से देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। लेकिन जाने से पहले उसने पुलिस को कॉल कर दिया। रिचर्ड, जो आयरिस को अपने साथ ले जा
जा रहा था इस बात से अनजान था। वो अपनी क्रैश हुई कार के पास पहुंचता है और सबसे पहले अपने कपड़े बदलता है, फिर कार को वहाँ से हटाने की प्लानिंग करने लगा। लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आ गया। ऑफिसर ने पूछा, ये तुम्हारी कार है, क्या हुआ यहाँ पर? रिचर्ड पहले तो एकदम घबरा गया, पर फिर तुरंत उसने एक कहानी बना ली। उसने बोला, मेरी वाइफ ने ड्रिंक कर ली है और ये कार लेकर निकल गई थी। क्रैश के बाद इसने मुझे बुला लिया। पुलिस ऑफिसर सस्पिशियस लग रहा था। उसने कहा कि अगर तुम कार में नहीं थे तो तुम्हारे माथे पर ये चोट कैसे आई? रिचर्ड ने आयरिस का ट्रॉमा यूज किया और उसने बोला, मेरा एक बेटा था, वो मर गया था मेरी वाइफ की वजह से। तब से मेरी वाइफ मेंटली स्टेबल है, वो बहुत दुख में है और इसलिए वो बहुत पीती है। पीने के बाद उसने मुझे मारा था। लेकिन पुलिस ऑफिसर बातों में नहीं आया। ऑफिसर और सवाल करने लगा। रिचर्ड को गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक हुक उठाया और ऑफिसर के सर पे मार दिया और उसको क्रश कर दिया। रिचर्ड ने उसकी बॉडी को कार के अंदर डाला और पुलिस वाली कार को आग लगा दी और वहाँ से चला गया। उसने ऑफिसर की गन भी उठा ली। ट्रक के अंदर आयरिस की बॉडी धीरे धीरे मूवमेंट में आ रही थी। उसने एक पैरालिसिस वाला इंजेक्शन छुपा लिया और पॉकेट में रख लिया। जब रिचर्ड ऑफिसर को ठिकाने लगा रहा था, अब वो सांस भी ले पा रही थी और हल्की आवाज में बोल भी पा रही थी। रिचर्ड ने अपना गुस्सा कंट्रोल करा, लेकिन अब उसका पूरा प्लान बर्बाद हो चुका था। वो उसे लेक के पास ले गया जहाँ वो अपने विक्टिम्स को डिस्पोज करता है। लेकिन आयरिस ने एक लास्ट मूव किया। उसने वो इंजेक्शन उठाया और रिचर्ड के पैर में घुसा दिया, लेकिन वो इंजेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि उसके हाथ अभी भी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे थे। रिचर्ड ने उसे मौका दिया इंजेक्शन इंजेक्ट करने का, लेकिन वो नहीं कर पाई। रिचर्ड को गुस्सा आया। उसने आयरिस को बोट में डाला और लेक के बीच में ले गया। रिचर्ड हंसा और कहा, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगी? तुम्हारे साथ यही होना था, ये तुम्हारा फेट है। लेकिन आयरिस ने गिव अप नहीं करा। उसने एक फेक रिक्वेस्ट करी, मुझे मेरे बेटे का टॉय दे दो। रिचर्ड दूसरी तरफ उठा आयरिस का टॉय उठाने के लिए और उसी वक्त आयरिस ने रिचर्ड के पीछे लगा हुआ चाकू उठाया और उसकी गर्दन में डाल दिया। रिचर्ड ने बोट में शूट करना चाहा, लेकिन आयरिस ने बोट हिला दी और रिचर्ड पानी में गिर गया। गन बोट में ही रह गई थी और जब रिचर्ड जैसे तैसे ऊपर आया, आयरिस ने गन उठाकर रिचर्ड पर एक दो गोलियां चला दी। बोट में एक होल हो चुका था जिससे पानी अंदर आ रहा था। आयरिस पानी में डूब गई थी, लेकिन अब उस पैरालिसिस के असर से वो बाहर आ रही थी। वो जैसे तैसे करके तैरकर नदी के किनारे पहुंच गई। दूसरी तरफ रिचर्ड शोर पे तड़प रहा था। आयरिस वहीं गई, उसके पास रुकी और उससे बोला थैंक यू। ये वही लास्ट वर्ड थे जो रिचर्ड ने अपनी गर्लफ्रेंड क्लोई से सुने थे उसकी डेथ से पहले। अब वही वर्ड्स आयरिस ने यूज कर दिए। रिचर्ड को उसका कर्मा मिल गया। आयरिस ने उसे वहीं मरा हुआ छोड़ दिया और आगे बढ़ गई। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक नई शुरुआत के साथ। आयरिस जो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी, अब जिंदा है। उसने एक किलर को हराया और अपने जीने की वैल्यू समझ ली। अगर आपको ऐसी और स्टोरीज जाननी है तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको और थ्रिलिंग स्टोरीज देखनी है तो हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।